आप लोग कक्षा 8 में हैं और कक्षा 8 में आने वाले सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास में अध्याय संख्या 10 चेंजेज इन आर्ट एंड लिटरेचर है, जो कि आप लोगों को पढ़ना है पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार। और इस अध्याय की शुरुआत हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चरों से कर रखी है, और जहां पर हम लोगों ने बात किया है आर्ट और लिटरेचर का, अभी तक जितनी बातें हुई है वो सब पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार हुआ है। सामने जो आप लोगों को दिख रहा है स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, यह भी पारस प्रकाशन पुस्तक का डिजिटल कॉपी है, जो कि आप लोग डिजिटल फॉर्मेट में स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से देख रहे हैं, और यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। पृष्ठ संख्या 119 और 119 से आगे चेंजेज इन आर्ट एंड लिटरेचर अध्याय संख्या 10 आप लोगों को मिलेगा, जो कि यहां पर सामने दिख रहा है। इस अध्याय के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, जो पृष्ठ संख्या 119, 120 और 121 पर आया, जिसमें हम लोगों ने लिटरेचर की बात की, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग लिटरेचर की बात की, और यह देखा कि कैसे 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी का साहित्य यानी कि लिटरेचर जो है पहले के यानी कि उस समय काल के पहले के साहित्य से बदला हुआ था। बहुत व्यापक तौर पे अंतर था। पहले का जो साहित्य था वो धार्मिक और माइथोलॉजिकल रहता था, तो इस समय का जो साहित्य था वो नेशनल मूवमेंट पे ज्यादा फोकस करने वाला साहित्य था। और हम लोगों ने अलग अलग साहित्यकारों को भी देखा, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू की बात हो, या फिर जवाहरलाल नेहरू के रविन्द्रनाथ टैगोर की बात हो, चाहे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात हो, चाहे वो बंकिम चंद्र चटर्जी की बात हो, या फिर अलग अलग साहित्यकारों की बात हो। इन सारे लोगों की बात हम लोगों ने अलग अलग भाषाओं के अंतर्गत किया है, जहां पर हम लोगों ने देखा मलयालम वाले भी साहित्यकार, तो हम लोगों ने तमिल, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अलग अलग भाषाओं के साहित्यकारों का नाम हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में देखा, और बात किया कि आखिर ये लोग किस तरह का गान या फिर ड्रामा या फिर अलग अलग तरीके से साहित्य लिखा करते थे, पेश किया करते थे। और जहां पर हम लोगों ने यह भी देखा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिलता है, लिटरेचर में, साहित्य में उनको नोबेल पुरस्कार मिलता है, नोबेल प्राइज मिलता है। तो उन्हीं के एक गाना, एक साहित्य, एक काव्य, एक गीत जो कि भारत का नेशनल एंथम बन जाता है, तो मोहम्मद इकबाल और एक बंकिम चंद्र चटर्जी का दो गाना अलग अलग, दोनों का अलग अलग जो गाना है, बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम और सारे जहां से अच्छा, मोहम्मद इकबाल का, ये दोनों भारत का राष्ट्रीय गीत बन जाता है। अंग्रेजी में राष्ट्रीय सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग कहते हैं, तो नेशनल एंथम को हिंदी में राष्ट्रगान कहा जाता है। तो राष्ट्रगान जनगण मन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर यानी कि गुरुदेव के द्वारा लिखा गया था। तो अगर हम लोग राष्ट्रीय गीत की बात करें, भारत के राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग की बात करें, तो दो नेशनल सॉन्ग जो है वो आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है। एक वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने लिखा, तो दूसरा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो है यह मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस अध्याय को इस कक्षा के माध्यम से और आगे बढ़ाते हैं। पृष्ठ संख्या 121 पर अभी हम लोग हैं, जहां पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को रोका था। अब हम लोग बात करेंगे ग्रोथ ऑफ द प्रेस की, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने अलग अलग लिटरेचर की बात की, उर्दू लिटरेचर की बात की, बंगाली लिटरेचर की बात की, इंग्लिश लिटरेचर की बात की, हिंदी लिटरेचर की बात की, अलग अलग इनके हस्ताक्षर यानी कि अलग अलग साहित्यकारों की बात की। अब हम लोग बात करेंगे ग्रोथ ऑफ द प्रेस की। लिखा हुआ है, इंडियन प्रेस ग्रीव अप इन द 19th सेंचुरी। इंडियन प्रेस, अगर इंडियन मीडिया की बात करें, भारतीय मीडिया की बात करें, भारतीय पत्रकारिता की बात करें, तो यह जो है 19वीं शताब्दी में इसका ग्रोथ दिखता है, या फिर कहें तो व्यापक तौर पे इसने अपना ग्रोथ लिया, ग्रोथ किया। द रिफॉर्मर स्टार्टेड मेनी न्यूज़पेपर एंड जर्नल। जितने भी इसके रिफॉर्मर थे, जितने भी प्रेस से जुड़े हुए जितने भी आंदोलनकारी कह ले, क्रांतिकारी कह ले, या फिर बदलावकर्ता कह ले, या फिर जो सकारात्मक रूप से जो बदलाव कर रहे थे, उन्होंने न्यूज़पेपर और जर्नल के माध्यम से, यानी कि पत्रिका और समाचार पत्र और अन्य जो पत्रकारिता के माध्यम है, मीडिया के माध्यम है, उसके थ्रू उन्होंने अपना
अभिव्यक्ति जो है वो व्यक्त किया, अपना विचार जो है वो व्यक्त किया। मेनी ऑफ देम वेयर इन रीजनल लैंग्वेज, इसमें से जो अधिकांश था वो क्षेत्रीय भाषा में था, क्योंकि हम लोगों ने जब साहित्य की भी बात की थी तो देखा था कि कैसे राजा राम मोहन राय जो थे वो अंग्रेजी साहित्य के पैरोकार थे और वहीं से अंग्रेजी साहित्य का रूट जो है वो भारत में दिखता है। तो फिर बाद में हिंदी, उर्दू और अलग अलग जो क्षेत्रीय भाषा है उसके साहित्यकार जो हैं आते गए और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को या फिर भारतीय फ्रीडम आंदोलन मूवमेंट को एक नया बल मिलता चला गया। उसी तरीके से जो प्रेस है ये भी अलग अलग रीजनल भाषा में अपना अभिव्यक्ति, अपना विचार जो है न्यूज़पेपर, जर्नल, अलग अलग माध्यमों से देता गया। यानी कि प्रेस जो है वो रीजनल भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में अपना कार्य कर रहा था। 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम लोग। दे मोबिलाइज द पीपल ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। अब जो चीज साहित्य कर रहा था वही प्रेस कर रहा था, क्योंकि हम लोगों ने देखा था साहित्य जो लिटरेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एजुकेशन है। जितना मजबूत एजुकेशन होगा, जितना मजबूत शिक्षा होगा, उतना अच्छा साहित्य होगा। यह हम लोगों ने देखा था, क्योंकि दोनों जो है वो अभिव्यक्ति का यानी कि अपने विचारों का को प्रकट करने का एक माध्यम है। बेसिकली लिखित रूप से होता है, मौखिक रूप से भी किया जाता है। हम लोगों ने देखा कि साहित्य सिर्फ लिखित नहीं, मौखिक भी होता है, लेकिन हाँ अधिकांश जो साहित्य है, जो लिटरेचर है, उसको अब हम लोग लिखित के तौर पर ही देखते हैं, पहचानते हैं। हालांकि मौखिक साहित्य इन सारे चीजों का भी जिक्र जो है वो इतिहास में मिलता है, ओरल लिटरेचर की भी बात होती है। तो उसी तरीके से जिस तरीके से साहित्य ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को अपना एक प्रोत्साहन दिया, लोगों के बीच में राष्ट्रवादी भावनाएं जगाई, उसी तरीके से प्रेस ने भी अपना वही योगदान दिया, वही राष्ट्रवादी योगदान दिया और भारतीय फ्रीडम फाइटरों के लिए और भारतीय जो आम जनता थी उन लोगों के लिए प्रोत्साहन का कार्य करता था। आगे, पीपल वेयर मेड अवेयर ऑफ डेवलपमेंट इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये जो प्रेस के माध्यम से क्या था कि लोग जो है वो दुनिया में कहां कहां कौन कौन सा विकास हो रहा है यह सब लोग जान पाते थे। लीडर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एक्सप्रेस देयर व्यूज थ्रू देम। इस माध्यम से यानी कि मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से, जर्नल, न्यूज़पेपर के माध्यम से और अलग अलग माध्यम से जो अलग अलग नेता थे, अलग अलग जो राजनेता थे, अलग अलग जो स्वतंत्रता सेनानी थे भारत के अलग अलग हिस्सों में, वो लोग अपना विचार व्यक्त किया करते थे और लोग एक दूसरे के विचार को साझा करते थे, पढ़ते थे, समझते थे, जानते थे, प्रोत्साहित होते थे। A feeling of nationalism and patriotism was created। और इससे क्या होता था, इससे किस चीज की भावना जागती थी और मजबूत होती थी, तो राष्ट्रवाद की और देशभक्ति की जो भावना है वो और ज्यादा मजबूत हुआ करती थी, क्योंकि लोग अपने अपने विचार लिखा करते थे और लोग एक दूसरे के विचार को पढ़ा करते थे, तो जिससे राष्ट्रवाद की भावना और ज्यादा मजबूत होती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जितना सारा प्रेस था, जैसे साहित्य को हम लोगों ने देखा, तो प्रेस भी जो है ये रीजनल भाषा में यानी कि क्षेत्रीय भाषा में, यानी कि जिनको पढ़ना है उनकी भाषा में लिखा जाता था। इसलिए ये और ज्यादा मजबूत बनाता चला गया राष्ट्रवादी आंदोलन को, क्योंकि पहले का जो साहित्य था या फिर अंग्रेजों के समय जब साहित्य पर दबदबा हुआ करता था, तो वहां पर अधिकांश जो साहित्य था, अधिकांश जो लिटरेचर था, मैक्सिमम जो लिटरेचर था वो इंग्लिश का गुलाम बना हुआ था। आगे, मेनी ऑफ द न्यूज़पेपर वेयर क्लोज्ड डाउन बाय द ब्रिटिश बट द स्पार्क विच दे हैड लाइटेड फेल्ड टू डाई आउट। अब ये जितने भी समाचार पत्र थे, जो राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे, जो भारत का राष्ट्रवादी समाचार पत्र था, उसको उसमें से अधिकांश को, बहुत सारों को अंग्रेजों के द्वारा बंद कर दिया गया, दबा दिया गया। लेकिन जो चिंगारी जग गई थी लोगों के अंदर, उसको खत्म करना, उसको मारना अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी। सम ऑफ द अर्ली न्यूज़पेपर वेयर, कुछ जो पहले के न्यूज़पेपर हैं, जो प्रसिद्ध न्यूज़पेपर हैं, उनके नाम दिए हुए हैं। द इंडियन मिरर, द ट्रिब्यून, द हिंदू, द केसरी, द मराठा, ये सब कुछ उस समय के और पुराने जो न्यूज़पेपर हैं जो भारतीय इतिहास में एक अपना सकारात्मक स्थान रखते हैं, उनके नाम ये सब थे। अब आगे कुछ और नाम है। स्वदेश मित्रन, द प्रभाकर, द
इंदु प्रकाश और अमृत बाजार पत्रिका, ये सब कुछ न्यूज़पेपर या फिर कह दो कुछ प्रेस के नाम है जहां पर राष्ट्रवादी आंदोलन को इनके माध्यम से, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को इनके माध्यम से और ज्यादा मजबूत किया गया। यानी कि ये सब वो प्रेस हैं जो उस समय से चल रहे हैं। और आगे लिखा हुआ है, दे प्लेड एन इंपॉर्टेंट एंड कंस्ट्रक्टिव रोल ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। पहले भी बात हो चुकी है कि और ये लोग जो है, ये जितने भी प्रेस की बात कर रहे हैं हम लोग, या फिर इनके अलावा और भी बहुत सारे प्रेस थे, ये तो कुछ नाम है, तो ये सब जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे थे, महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा रहे थे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने में, यानी कि भारतीयों को भारतीय स्वतंत्रता दिलाने में जो आंदोलन चल रही थी उसमें यह अपना एक मजबूत योगदान दे रहे थे। अब हम लोग आते हैं आर्ट पे। हम लोगों ने लिटरेचर की बात कर ली, यानी कि साहित्य की बात कर ली, हम लोगों ने प्रेस की बात कर ली, यानी कि मीडिया माध्यमनी या फिर कहें तो पत्रकारिता की बात कर ली। अब हम लोग आते हैं आर्ट्स पे, यानी कि कला की बात करते हैं। डेवलपमेंट टुक प्लेस इन द फील्ड ऑफ आर्ट। आर्ट में भी यानी कि कला में भी जो है विकास जो है उस समय हुआ और हमेशा होता रहा है। इन एवरी स्फीयर ऑफ आर्ट मेजर डेवलपमेंट टुक प्लेस। आर्ट के हर क्षेत्र में, कला के हर क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े जो विकास हुए, बहुत बड़े बड़े जो बदलाव, सकारात्मक बदलाव हुए वो हुए। ओल्ड ट्रेडिशन वेयर रिट्रीव्ड विथ द इन्फ्लुएंस ऑफ कंटेम्पररी वेस्टर्न स्टाइल। अब यहां पर क्या है कि जो ओल्ड ट्रेडिशन, जो पौराणिक जो रीति रिवाज है, या फिर पौराणिक रीति रिवाज की बात करें, पौराणिक सभ्यता की बात करें, और चाहे वो नए वाले पश्चिमी सभ्यता की बात करें, इन सब का हम लोगों ने पहले भी बात किया है इसी अध्याय में कि इन सब का फ्यूजन, इन सब का मिक्सचर, इन सब का कॉम्बिनेशन, इन सब का मिश्रण जो है वो दिखा है, साहित्य में भी दिखा है, आर्ट में भी। क्योंकि हम लोगों का यह अध्याय जो है वो आर्ट और साहित्य को ही डेडिकेटेड है, समर्पित है। तो हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं बेसिकली आर्ट्स और लिटरेचर की, यानी कि कला और साहित्य की। तो कला भी अगर देखा जाए तो कला में भी अगर हम लोग देखें तो जो पुराना कला है और जो वेस्टर्न यानी कि जो नया कला जो उस समय का था, इन सब का जो मिक्सचर है ये उस समय के आर्ट में दिखता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आर्ट में पेंटिंग की। अब बात होगी पेंटिंग की। हालांकि पेंटिंग के एक बहुत बड़े हस्ताक्षर, बहुत बड़ा नाम राजा रवि वर्मा का हम लोगों ने अभी देखा है, जहां पर एक चित्र के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि वो जो चित्रकारी थी, वो जो पेंटिंग थी, वो राजा रवि वर्मा का था। और राजा रवि वर्मा के बारे में हम लोग और बात करेंगे आगे, जो आप लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार करना है, पढ़ना है। बात करते हैं पेंटिंग की। विद द अराइवल ऑफ ब्रिटिश, प्रोमिनेंट डेवलपमेंट टुक प्लेसेज इन कंटेम्पररी आर्ट। अगर हम बात करें ब्रिटिश के अराइवल की, यानी कि अंग्रेजों के आने, यानी कि भारत में जब अंग्रेज आए या फिर अंग्रेजों के आने पर जो आर्ट में या फिर जो समकालीन जो कला था उसमें एक अच्छा या फिर कहें तो उसमें एक विकास देखने को मिलता है। यानी कि उनके आने से कला में विकास का एक जो पहलू है वो दिखता है। ईस्ट इंडिया कंपनी कमीशन्ड इंडियन आर्टिस्ट टू पेंट पिक्चर लैंडस्केप इन ऑयल एंड वाटर कलर। क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई, भारत में आई, वहां भारत पे अपना शासन किया, तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ा हुआ एक चीज लिखा हुआ है। यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन आर्टिस्ट को, यानी कि भारतीय कलाकारों को तेल और पानी वाले कलर से, रंग से, ऑयल और वाटर कलर से अलग अलग लैंडस्केप और अलग अलग चीजों को, अलग अलग पिक्चर को पेंट करने का कार्य दिया, जिसके बदले में उनको पैसा भी मिलता था। यानी कि यहाँ पर फोस्टर किया गया, यहाँ पर आगे बढ़ाया गया, यहाँ पर मजबूत किया गया भारतीय आर्टिस्ट को, भारतीय आर्ट को, उनके कला को। दोज पेंटर वेयर ऑफन रेफर्ड टू एज द कंपनी स्कूल। और ये जो पेंटर जो यहाँ पर कार्य करते थे वो कंपनी स्कूल के तौर पर जाने जाते थे। दे वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंटेम्पररी वेस्टर्न स्टाइल। वो लोग जो है वो प्रभावित थे उस समय के समकालीन जो पश्चिमी जो स्टाइल था पेंटिंग का, उससे। दिस रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ इंडियन आर्ट फॉर अ व्हाइल। लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ कि
चूंकि भारतीय कलाकार कलाकारी कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होकर कलाकारी कर रहे हैं, उनके अंतर्गत आकर काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जो कला जो था यानी कि जो आर्ट की जो बात हो रही थी वो मैक्सिमम वेस्टर्न स्टाइल के आर्ट की बात हो रही थी, जिसके कारण से कहीं ना कहीं यह देखने को मिल रहा था, यह दिख रहा था कि भारतीय कला जो है वो अपना वजूद जो है वो सही से नहीं पा रहा है, उसको दबाया जा रहा है। हालांकि दबाने ही के लिए तो ये सारा कुछ हुआ ही था। However, this was a temporary phase and soon political awareness was seen all around the country. हालांकि यह कुछ समय के लिए था, ये जो भारतीय कला को दबाना और वेस्टर्न स्टाइल ऑफ आर्ट को आगे बढ़ाना, ये सब कुछ समय की बात थी, लेकिन जल्द ही क्या हुआ कि पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक जो जागरूकता थी वो बढ़ी, पूरे देश में लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ी, और फिर वो सारा कुछ भारतीय स्टाइल ऑफ आर्ट यानी कि कला का भारतीय जो स्टाइल या फिर कहे तो भारतीय कला की जो बात है वो अपने आप में अपना वजूद सही तरीके से बना गया, यानी कि अपना स्थान सही तरीके से बना गया। यह दो चित्र दिख रहा है आप लोगों को, पृष्ठ संख्या 121 पर है, या आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं, सामने स्मार्ट बोर्ड पर तो दिख ही रहा है। पहला वाला जो पिक्चर है, यहाँ पर एक पेंटर दिख रहे हैं, यहाँ पर एक पेंटिंग दिख रहा है, यह पेंटिंग है, यह पेंटर है, इन पेंटर का नाम है सतीश गुजराल, और दूसरे वाले में पेंटिंग और पेंटर दोनों दिख रहे हैं। जो पेंटर हैं वो एमएफ हुसैन है और ये सतीश गुजराल हैं, ये दोनों पेंटर हैं। अब आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर सेटअप अ डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एट शांति निकेतन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपने शांति निकेतन में एक कला का विभाग स्थापित किया। द बंगाल स्कूल बिकम अ वेरी फेमस इन पेंटिंग। जो बंगाल स्कूल था वो भी पेंटिंग में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। सम इंपॉर्टेंट पेंटर ऑफ दिस पीरियड वाज, अब इस समय के कुछ प्रसिद्ध पेंटर चित्रकार की बात करें तो वो कौन कौन से थे? राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस और जेमिनी रॉय। बंगाल स्कूल वाज द मूवमेंट विच हैड अभिनंदन नाथ टैगोर, गगेंद्र टैगोर एंड नंदलाल बोस एज अमॉन्ग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटर ऑफ दिस मूवमेंट। अगर हम लोग बात करें बंगाल स्कूल की, बंगाल स्कूल की, तो बंगाल स्कूल जैसा कि हम लोगों ने पहले बात किया, यह उस समय पेंटिंग के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। और यह जो बंगाल स्कूल से जुड़ा हुआ एक और इतिहास है कि यह भारतीय आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन मूवमेंट में अपना बहुत अहम भूमिका निभाया पेंटिंग के माध्यम से। और यहाँ के कुछ पेंटर जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए, उनके 3 नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगेंद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस। और इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, 3 नाम यहाँ पर दिया हुआ है, लिखा हुआ है, तीनों के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है, वो अब देख लेते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर डेवलप्ड हाईली सोफिस्टिकेटेड स्टाइल विथ अ लर्निंग टुवर्ड पोर्ट्रेचर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में लिखा हुआ है कि अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने पेंटिंग का यानी कि चित्रकारी का एक ऐसा स्टाइल, एक ऐसा अलग स्टाइल बनाया, ऐसा अलग स्टाइल इजाद किया, शुरू किया, जो अपने आप में एक तरह का नया जो है चित्रकारी का एक माध्यम था, जिससे लोगों ने एक अलग तरह का चित्रकारी सीखा। जबकि गगेंद्रनाथ टैगोर शोड अ फ्लेयर फॉर बीइंग अ सक्सेस एज अ कार्टूनिस्ट क्रिटिक फॉर सोशल एंड अपनी संख्या 22 पर जाते हैं, 122 पर, एंड पॉलिटिकल हैपनिंग ऑफ द टाइम। अब यहां पर लिखा हुआ है गगेंद्रनाथ टैगोर के बारे में। हम लोगों ने देखा अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में, तो उन्होंने एक अलग तरीके का पेंटिंग का स्टाइल इजाद किया, शुरुआत की, स्थापित किया। तो गगेंद्रनाथ टैगोर जो थे वो कार्टून और व्यंग के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक चीजों पर अपना टिप्पणी किया करते थे, यानी कि एक ऐसा चित्र बनाते थे, एक ऐसा कार्टून या फिर एक ऐसा व्यंग वाला चित्र बनाते थे जिससे उस समय का सामाजिक और जो राजनीतिक जो गतिविधियां थी उसको वहां पर हाईलाइट किया जाता था गगेंद्रनाथ टैगोर के पेंटिंग में। जबकि नंदलाल बोस मोर ऑफ द टेक्निकल
revivalist than the two Tagore brothers become known for his epic theme and later developed into a bold explorer of the vast field of Asian art. ये जो गगनेंद्र नाथ और जो अवनींद्र नाथ थे, ये दोनों भाई थे, और इन दोनों के बारे में हम लोगों ने देखा कि अवनींद्र नाथ जो थे उन्होंने एक अलग तरीके का जो पेंटिंग का आविष्कार किया, तो गगनेंद्र नाथ ने कार्टून और क्रिटिक के माध्यम से सोशल और पॉलिटिकल हैपनिंग को दर्शाने का कार्य करते थे। और इन दोनों के अलावा जो तीसरे थे नंदलाल बोस जो थे, वो थोड़ा सा टेक्निकल थे, वो थोड़ा सा तकनीक का ज्यादा प्रयोग करते थे, और वो एशियन आर्ट यानी कि एशियाई कला को प्रस्तुत करना अपने पेंटिंग के माध्यम से, यह उनका पेंटिंग का स्टाइल था। अब अगली कक्षा में जब हम लोग आएंगे तो यहीं से आगे बढ़ेंगे। इस कक्षा में अभी हम लोग यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।